हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू योर अवन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी स्टूडेंट्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपी पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट्स का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट्स का नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट्स के 7 सब्जेक्ट्स का थ्योरी एग्जाम होता है, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट्स का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है आपको गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो चलो शुरू कर लेते हैं हम हमारे बीए ऑनर्स पोल साइंस और बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4th और सेमेस्टर 1st का भारत में सार्वजनिक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो कि हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि बीए ऑनर्स पोल साइंस के 4th सेमेस्टर का डीएससी 10 और बीए प्रोग्राम के 1st सेमेस्टर का डीएससी 1st का सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी को इन्हीं सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज की वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो हमारा ये पीडीएफ रहने वाला है इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो जो ये 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसमें हमने एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, इस टाइप से और इस टाइप से। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से या इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चंस के लिए इनफ होगा। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1st से। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1st रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1st में स्टूडेंट हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1st में हमसे पूछा गया है, एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया, यानी कि औपनिवेशिक काल के दौरान जो सिविल सेवा की संरचना है वो हमसे पूछी गई है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, यानी कि जो भारत में सिविल सेवा का विकास है वो किस तरीके से हुआ वो हमको बताना है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 1st में 2 चीजें पूछी गई है। फर्स्ट, सिविल सेवा की संरचना औपनिवेशिक काल के दौरान, और सेकंड, सिविल सेवा का विकास।
तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सिविल सर्विसेज इन इंडिया वर ए सेंट्रल पिलर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यानी कि भारत में जो सिविल सेवा है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का एक केंद्रीय स्तंभ थी। तो स्टूडेंट, ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत था वो सिर्फ एक देश ही नहीं बल्कि एक प्रशासनिक मशीन था। तो इस मशीन को चलाने के लिए जो अंग्रेज थे उन्होंने एक मजबूत ढांचा बनाया जिसका नाम था सिविल सेवाएं। तो इन सिविल सेवाओं का उद्देश्य क्या था स्टूडेंट? इन सिविल सेवाओं का उद्देश्य था टैक्स वसूल करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और ब्रिटिश सरकारों की नीतियों को लागू करना। तो आसान शब्दों में अगर आप कहे तो जो सिविल सेवाएं थी वे उस समय के ब्रिटिश शासन की एक रीढ़ थी। तो आज हम जिला कलेक्टर, आईएएस सचिवालय जो देखते हैं उनकी जो जड़ें हैं वे हमें औपनिवेशिक काल में ही मिलती है। तो इस काल में जो सेवाओं का संगठन है, जो भर्ती प्रक्रिया है और जो कार्य क्षेत्र है वो विशेष रूप से यूरोपीय प्रशासनिक मॉडल पर आधारित था। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि मुख्य विवेचन का आता है। तो मेन डिस्कशन में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ईयरली डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी कि सिविल सर्विसेज का प्रारंभिक विकास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिविल सर्विसेज के प्रारंभिक विकास की। तो इसकी जो कहानी है वो शुरू होती है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो सिविल सर्विसेज कैम इनटू एक्सिस्टेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश फॉर इंडियन कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो स्टूडेंट, शुरुआत में जो कंपनी थी वो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी के समय में सिविल सेवा हमारी आई थी। तो शुरुआत में जो कंपनी के अफसर थे स्टूडेंट, वे प्रशासनिक और न्यायिक कार्य करते थे, यानी कि वे व्यापार देखते थे, टैक्स वसूलते थे और धीरे धीरे प्रशासन और न्याय भी संभालने लगे थे। तो लेकिन समस्या क्या थी स्टूडेंट? समस्या थी कि भर्ती सिफारिश से होती थी, योग्यता से नहीं। तो इसीलिए हमारा जो 1853 था उसमें एक बड़ा बदलाव आया और इस समय कंपनी के सचिवालय में भर्ती प्रक्रिया को सुधारते हुए प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किया गया। तो अब जो प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली है वो शुरू कर दी गई थी। तो इसके माध्यम से योग्यता और दक्षता के आधार पर अधिकारियों का चयन होने लगा, यानी कि स्टूडेंट अब कोई भी योग्य व्यक्ति परीक्षा देकर अफसर बन सकता था। हालांकि शुरुआत में ये परीक्षा थी ये सिर्फ इंग्लैंड में होती थी। तो यही था हमारा सिविल सेवाओं का प्रारंभिक विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी कि सिविल सेवाओं की संरचना को लेकर। तो अब समझते हैं उस समय की पूरी प्रशासनिक पीढ़ी किस तरीके से थी। तो सबसे पहला आता है सुप्रीम सर्विस, यानी कि सर्वोच्च सेवा, जिसे हम जानते थे इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि आईसीएस के नाम से। तो ए स्पेशल सर्विस फॉर द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, यानी कि स्टूडेंट जो आईसीएस थी वो उस समय की सबसे शक्तिशाली सेवा थी। इसमें जो मुख्यतः आते थे वे थे जिला कलेक्टर, साथ ही इसमें नीति निर्माण, कर संग्रह, टैक्स और कानून व्यवस्था, ये सभी कार्य इसमें शामिल होते थे। तो स्टूडेंट, कहा जाता था कि जो आईसीएस है वो भारत में ब्रिटिश शासन की स्टील फ्रेम थी। तो एक अकेला आईसीएस अफसर पूरे जिले का राजा जैसा होता था। तो जैसे आप आज के समय में आईएएस देखते हैं तो उस समय पर जो आईसीएस का पद था वो वही था। तो पहले जो भर्ती होती थी स्टूडेंट वो इंग्लैंड में होती थी, लेकिन बाद में भारत में भी जो परीक्षा है वे शुरू कर दी गई थी। तो यही था हमारा सबसे पहले सर्वोच्च सेवा आईसीएस। इसके बाद सेकंड आता हमारा प्रोविंशियल एंड रीजनल सर्विसेज, यानी कि प्रांतीय और क्षेत्रीय सेवाएं, जिन्हें हम आज के टाइम में पीसीएस या स्टेट पीसीएस के नाम से भी जानते हैं। तो दिस सर्विसेज फाउंडेशन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल्स एंड हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जो सेवाएं थी ये हमारी जमीनी स्तर पर कार्य करती थी। तो जमीनी स्तर पर कैसे? यानी कि जिला, तहसील, इन सभी और गांव, इन सभी स्तर पर ये कार्य करती थी। तो इनके काम क्या थे स्टूडेंट? इनके काम थे भूमि सुधार, कर संग्रह, स्थानीय कानूनी व्यवस्था, स्थानीय न्यायिक कार्य, ये सभी करना इनके कार्य होते थे। तो उदाहरण अगर आप देखें, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर इसी सिस्टम का एक हिस्सा थे। तो यही था हमारा प्रांतीय और क्षेत्रीय सेवाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है टेक्निकल एंड ऑक्सिलरी सर्विस, यानी कि तकनीकी और सहायक सेवाएं। तो दिस इंक्लूड्स स्पेशलाइज्ड सर्विस इन डिपार्टमेंट सच एज रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट एंड फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन।
यानी कि स्टूडेंट जैसे जैसे भारत आधुनिक हुआ उसी के साथ ही रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, वन विभाग इनके लिए भी विशेषज्ञ अफसर रखे गए। तो इनके लिए जब विशेषज्ञ अफसर रखे गए तो उनको किन आधार पर रखा जाता था? उनको विशेष ज्ञान और कौशल वाले अधिकारी इन सेवाओं में शामिल किए गए। तो यहीं से जो भारत में विशेषज्ञ प्रशासन की शुरुआत है वो होती है। तो यही था हमारा सिविल सेवाओं की संरचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्विसेज। तो अब हम सिविल सर्विसेज यानी कि सिविल सेवाओं का महत्व देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये सेवाएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? तो सबसे पहला कारण है इंश्योर ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि जो प्रशासन था वो इससे केंद्रीकृत रहा, साथ ही टैक्स जो था या जो कर संग्रह था वो आसान हुआ और न्यायिक प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। तो कानून व्यवस्था भी इससे मजबूत हुई। साथ ही जो भारतीय प्रशासनिक ढांचे की नींव है वो इसी से रखी गई थी। तो ब्रिटिश नीतियां बिना रुकावट ये लागू करते थे। तो जो स्वतंत्र भारत में भी प्रासंगिक रही। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये सब ब्रिटिश हितों के लिए था, भारतीय जनता के लिए नहीं। फिर भी इसी ढांचे ने आगे चलकर जो स्वतंत्र भारत है उसकी एक प्रशासनिक नींव रखी। तो यही था हमारा सिविल सेवाओं का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रिफॉर्म्स एंड चेंजेस, यानी कि सुधार और बदलाव को लेकर। तो टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी इंडियन रिप्रेजेंटेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन इन सिविल सर्विसेज इंक्रीज, यानी कि स्टूडेंट समय के साथ जब दबाव बढ़ा तो भारतीयों को भी प्रशासन में जगह मिलने लगी। तो 19वीं सदी के अंत में भारतीयों की भर्ती बढ़ी, तो उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन और भारतीयों की भर्ती बढ़ाई गई। इसी के साथ साथ 1919 और 1935 का जो सुधार अधिनियम था उसमें भारतीय अधिकारियों की भागीदारी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो अब जो ये प्रक्रिया थी ये धीरे धीरे भारतीय प्रशासन में स्वदेशीकरण की ओर अग्रसर हुई। तो अब परीक्षा भारत में भी होने लगी और धीरे धीरे प्रशासन स्वदेशीकरण की ओर बढ़ने लगा। तो यही था हमारा सुधार और बदलाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उस उपसंहार में हम कह सकते हैं इट कैन बी सेड दैट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड सिविल सर्विसेज इन इंडिया मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी, यानी कि स्टूडेंट हम कह सकते हैं जो औपनिवेशिक काल की सिविल सेवा थी उन्होंने हमें प्रशासनिक दक्षता दी, साथ ही कानून व्यवस्था को संगठित किया और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा बना कर दिया। तो ये जो व्यवस्था थी स्टूडेंट ये हमारे जनतंत्र विरोधी थी और ब्रिटिश हितों पर आधारित थी। तो सच यही है कि आज की जो आईएएस और आईपीएस और जो भारतीय प्रशासनिक प्रणाली की जड़ें हैं वे हमारे औपनिवेशिक सिविल सेवाओं में ही हमें देखने को मिलती है। तो भारतीय प्रशासनिक प्रणाली के आधुनिक स्वरूप को भी इसने प्रभावित किया। तो यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द पीएमओ एंड द कैबिनेट सेक्रेटरीट इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि भारत में नीति निर्माण प्रक्रिया में पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय की क्या भूमिका और क्या कार्य है वे हमको बताने हैं। साथ ही यहाँ पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया राइट एन एस्से ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, यानी कि भारत में जो राजनीतिक कार्यपालिका है और जो स्थायी कार्यपालिका है इनके संबंध के बारे में हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इज डिवाइडेड इनटू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी कि स्टूडेंट भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सरकार चलाना सिर्फ भाषण देने से नहीं होता बल्कि नीति बनाने और उसे लागू करने की प्रक्रिया से भी होता है। तो इसी में हमारी दो शक्तियां काम करती है स्टूडेंट, एक हमारी राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री, और सेकंड हमारी स्थायी कार्यपालिका यानी कि आईएएस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी। तो जो नीति होती है वे राजनीतिक नेता तय करते हैं और जो अधिकारी होते हैं स्टूडेंट यानी कि जो हमारी स्थायी कार्यपालिका होती है वो हमारे उनके द्वारा उन नीति को जमीन पर लागू करती है। तो इसी पूरी प्रक्रिया में जो हमारे पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय हो गया और जो कभी कैबिनेट सचिवालय हो गया वो एक पुल की तरह काम करता है, क्योंकि ये जो दोनों संस्थाएं हैं ये नीतियों के निर्माण, समन्वय और क्रियान्वयन में केंद्रीय कड़ी का काम करती है।
तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि मुख्य विवेचन का आता है। तो मेन डिस्कशन में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका का संबंध देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में। तो द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इट्स मेन लीडर्स, यानी कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है स्टूडेंट, इसमें मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री इसके प्रमुख यानी कि इसके हेड होते हैं। तो इनका काम क्या होता है स्टूडेंट? इनका काम होता है नीतियां निर्धारित करना, निर्णय लेना और साथ ही संसद के प्रति जवाबदेह होना। तो ये सभी इनके कार्य होते हैं। तो इट इज ऑपरेटेड बाय डेमोक्रेटली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ये हमारे लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है। तो जैसे आप देखें गरीबी हटाओ, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सभी हमारे कुछ राजनीतिक फैसले हैं जो कि राजनीतिक कार्यपालिका लेती है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि स्थायी कार्यपालिका। तो इट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, यानी कि स्टूडेंट इसके जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वे इसके मुख्य होते हैं। जैसे कि आप आईएएस सर्विस देख लीजिएगा, जो हमारा इनका कार्य क्या होता है स्टूडेंट? इनका कार्य होता है नीतियों को लागू करना, साथ ही जो तकनीकी सलाह वे देना और सरकार बदलने पर भी बने रहना। तो स्थायी कार्यपालिका बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रशासनिक कार्यों को सुचारू करती है। तो स्टूडेंट अगर आप देखें जो डिजिटल इंडिया है उसको जमीन पर लागू करने का जो काम है वो यही करते हैं, स्थायी कार्यपालिका ही करती है। तो यही थे हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बोथ एग्जीक्यूटिव, यानी कि दोनों कार्यपालिकाओं का क्या संबंध है उसको समझ लेते हैं। तो इन पॉलिसी मेकिंग द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड डायरेक्शन विल द परमानेंट एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स इट फ्रॉम अ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव, यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो एक तरीके से स्थायी दिशा देती है और जो हमारी स्थायी कार्यपालिका है वो उसका रास्ता बनाती है। तो अगर नीति गाड़ी है तो मंत्री ड्राइवर है और अधिकारी इंजन। तो स्टूडेंट जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो दिशा तय करती है और जो स्थायी कार्यपालिका है वो उसे तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से कार्यान्वित करती है। तो स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक निर्णयों को प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुरूप भी तैयार करती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा दोनों कार्यपालिकाओं के बीच संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, यानी कि पीएमओ, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका को लेकर। तो अब आते हैं हम पीएमओ पर, यानी कि प्रधानमंत्री का दिमागी केंद्र। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीएमओ क्या करता है। तो सबसे पहला काम होता है इनका कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि स्टूडेंट प्रधानमंत्री को नीति संबंधी सलाह देना और नीतियों का समन्वय करना मंत्री परिषद के लिए। तो इसका सबसे पहला काम होता है। सेकंड, प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि निर्णय प्रक्रिया में सलाह और सूचना प्रदान करना। थर्ड हमारा आता है राष्ट्रीय महत्व के मामले और अंतर मंत्रालय मामलों का प्रबंधन। इसी तरीके से विभिन्न मंत्रालय और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना। तो नीति के क्रियान्वयन पर नजर रखना भी स्टूडेंट इनके ही अंतर्गत आता है। तो उदाहरण अगर आप देखें कोविड-19 के समय पीएमओ ने ही स्वास्थ्य, गृह, वित्त सभी मंत्रालयों के बीच तालमेल बनाया। तो इसीलिए पीएमओ को नीति निर्माण का केंद्र भी कहा जाता है। तो यही था हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रोल ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट, यानी कि कैबिनेट सचिवालय की भूमिका को लेकर। तो ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रिपेयरिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि स्टूडेंट अगर पीएमओ रणनीति बनाता है तो जो कैबिनेट सचिवालय है वो उसे सिस्टम में डालता है। तो इसकी प्रमुख भूमिका सबसे पहले यही होती है कि मंत्री परिषद की जो बैठक होती है वो ये आयोजित करता है और कार्रवाई का दस्तावेज भी तैयार करता है। तो फैसलों का रिकॉर्ड तैयार करना इसका काम होता है। साथ ही कैबिनेट जो होते हैं उनके निर्णयों को लागू करना और प्रशासनिक स्तर तक पालन सुनिश्चित करना भी इनका एक मुख्य कार्य होता है। इसी के साथ ही जो अंतर मंत्रालय मामले होते हैं स्टूडेंट उनमें भी समन्वय और नीतियों का विश्लेषण करना इसका एक कार्य होता है। और फोर्थ हमारा आता है गाइडिंग द परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन अकॉर्डिंग्स विद द डिसीजन ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि स्थायी जो कार्यपालिका होती है उसको राजनीतिक कार्यपालिका के निर्णय के अनुरूप मार्गदर्शन देना भी इसका एक कार्य होता है। इसी तरीके से जो हमारा संकट प्रबंधन हो गया या राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया या नीति कार्यान्वयन हो गया, इन
सभी के मामलों में भी इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो आप उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, कैबिनेट में कोई योजना पास हुई तो उसे मंत्रालय तक पहुंचाना और लागू करवाने की जिम्मेदारी कैबिनेट सचिवालय की होती है। तो यही था हमारा कैबिनेट सचिवालय की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा उपसंहार आता है। स्टूडेंट कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि इट कैन बी सेड दैट द पीएमओ एंड द कैबिनेट सेक्रेटरी प्ले ए सेंट्रल रोल इन पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। यानी कि स्टूडेंट जो पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय है, ये दोनों ही प्रशासनिक कार्यान्वयन और नीति निर्माण में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जो पीएमओ है वो राजनीतिक नेतृत्व का सहायक होता है और जो कैबिनेट सचिवालय होता है वो प्रशासनिक समन्वयक होता है। तो स्टूडेंट एक सोचता है तो दूसरा सुनिश्चित करता है कि सोचा हुआ लागू हो या नहीं हो। तो इसीलिए भारत में जो नीति निर्माण है वो केवल मंत्रियों का काम नहीं, केवल अधिकारियों का काम नहीं, बल्कि जो पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय है उसके समन्वय से ये चलता है। तो पीएमओ तो नीति को दिशा देता है, लेकिन जो हमारा कैबिनेट सचिवालय है वो नीति को व्यवस्था में बदलता है। तो इसी के संतुलन से जो हमारा भारत का प्रशासन है वो स्थिर रहता है, प्रभावी बनता है और लोकतांत्रिक बना रहता है। तो इसी प्रकार राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका का जो सहयोग है और जो समन्वय भारत की प्रशासनिक क्षमता और नीति स्थिरता है उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्कस द रोल प्लेड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन प्रमोटिंग ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। यानी कि विकेंद्रीकरण क्या है और तृणमूल लोकतंत्र को बढ़ावा देने में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका क्या थी। तो स्टूडेंट यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, हाउ हैव द 73 and 74 constitutional amendments strengthen the process of decentralization of governance at the grassroots level। यानी कि 73वां और 74 संविधान संशोधन जो था उसने जमीनी स्तर पर शासन की विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को किस तरीके से मजबूत किया वो हमको बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन मीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ऑथोरिटी एंड डिसीजन मेकिंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल लेवल टू द लोकल लेवल। यानी कि स्टूडेंट विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता, अधिकार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को केंद्र से दूर स्थानीय स्तर पर वितरित करना। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, हर गांव हर शहर की जरूरतें अलग है। तो अगर सारे फैसले ऊपर से ही लिए जाए तो स्थानीय समस्या अनदेखी रह जाती है, साथ ही जनता की भागीदारी भी कम हो जाती है। तो इसीलिए स्टूडेंट लोकतंत्र को जमीन तक पहुंचाने के लिए जरूरी है हमारा विकेंद्रीकरण। ये प्रशासनिक और विकास संबंधित निर्णय जनता के निकट स्तर पर लिए जाए उसको सुनिश्चित करता है। साथ ही पंचायती राज व्यवस्थाएं भारत में लोकतंत्र की पहली सीढ़ी मानी जाती है। तो इसी के लिए हमारा 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसने लोकतंत्र और शासन की विकेंद्रीकरण को प्रक्रिया को मजबूत किया, जिससे कि तृणमूल लोकतंत्र को प्रोत्साहन भी मिला। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि मुख्य विवेचन का आता है। तो मेन डिस्कशन में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण की अवधारणा को लेकर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है। तो ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल बॉडीज एट द ग्रास रूट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स। यानी कि स्टूडेंट विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता, अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति को केंद्र और राज्य से नीचे जो स्थानीय निकाय है उन तक पहुंचाना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य टू इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। यानी कि जनता की सीधी भागीदारी को बढ़ाना, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना। तो यह शासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी भी बनाता है। तो स्टूडेंट अगर गांव का हैंडपंप खराब है तो फैसला ग्राम पंचायत ले, ना कि कोई दूर बैठा अफसर, यही सही होगा। तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी कि पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को लेकर। तो अब समझते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं
तृणमूल लोकतंत्र को कैसे मजबूत करते हैं। तो सबसे पहला आता है कंट्रीब्यूशन टू लोकल डेवलपमेंट, यानी कि स्थानीय विकास में योगदान को लेकर। तो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेसिक सर्विसेज सच एज रोड, वाटर सप्लाई, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो स्टूडेंट जो ग्रामीण स्तर पर सड़क हो गई, जो पंचायतें हो गई, जो पानी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र हो गए, इन जैसी जरूरतों की योजना बनाती है हमारी पंचायती। तो स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजना बनाना और संसाधनों का वितरण तो ग्राम सभा ही तय करती है कि पहले सड़कें बने या पानी की टंकी। तो स्टूडेंट यही था स्थानीय विकास में योगदान। सेकंड आता प्रमोशन ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेसी, यानी कि जन भागीदारी और लोकतंत्र को बढ़ावा। तो थ्रू द ग्राम सभा पीपल प्रेजेंट देयर प्रॉब्लम्स एंड टेक डिसीजंस ऑन डेवलपमेंट वर्क्स, यानी कि स्टूडेंट जो ग्राम सभा होती है वो एक तरीके से जनता की खुली संसद होती है। तो जनता अपनी समस्या यहाँ पर रखती है और लोग सवाल पूछते हैं, सुझाव देते हैं और फैसले लेते हैं। तो यही हमारा असली लोकतंत्र है। तो स्थानीय समस्याओं के समाधान में समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी यहाँ पर होती है। तो यही था हमारा प्रमोशन ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेसी। थर्ड हमारा आता है सोशल जस्टिस एंड इंक्लूशन, यानी कि सामाजिक न्याय और समावेशन को लेकर। तो प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन इन पंचायत, यानी कि स्टूडेंट जो पंचायती राज है उसने महिलाओं, एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व किया। तो स्टूडेंट इसका उदाहरण अगर आप देखें, आज लाखों महिलाएं सरपंच और पंचायत सदस्य में है। तो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को कम करने के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन भी ये करती है। फोर्थ हमारा आता है एफिशिएंसी ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि स्थानीय प्रशासन की दक्षता। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशंस, रिड्यूस करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी, मेक गवर्नेंस मोर इफेक्टिव एंड फास्टर, यानी कि स्थानीय स्तर पर फैसले जल्दी होते हैं, इससे साथ ही सस्ते होते हैं और ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसी के साथ ही जो भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही है वो भी कम होते हैं और प्रभावी और त्वरित कार्य होने लगते हैं। तो स्टूडेंट यही थे हमारे पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ द 73 एंड 74th अमेंडमेंट्स, यानी कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन का योगदान क्या था। तो स्टूडेंट अब आते हैं हम सबसे बड़े बदलाव पर, जो कि हमारा सबसे पहले हुआ 73 अमेंडमेंट 1992 में। तो 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ स्टूडेंट, ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू रूरल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज जो था उसको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और इसके तहत 3 स्तर पर जो पंचायती व्यवस्था उसको लगाया गया था। तो 3 स्तर कौन कौन से थे, फर्स्ट था ग्राम पंचायत, सेकंड था पंचायत समिति और थर्ड था जिला पंचायत। तो ये 3 स्तर थे हमारे पंचायती राज के। तो इसमें स्टूडेंट एक चीज और की गई थी, इसमें जो हमारे महिला थी और जो पिछड़े वर्ग थे उनके लिए आरक्षित सीटें भी रखे गए थे। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसके जरिए ही लोकतंत्र गांव तक पहुंचा। इसमें ही हमारे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और महिलाओं के लिए आरक्षण सीटें रखी गई। फिर आया हमारा 74th अमेंडमेंट जो कि हमारा 1992 में आया। तो प्रोवाइडेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर म्युनिसिपैलिटीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि जो हमारा 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसमें नगर पालिका, नगर निगम और शहरी स्थानीय शासन की बात की गई। तो स्टूडेंट इसमें स्थानीय शहरी शासन की स्वायत्ता और वित्तीय स्वतंत्रता भी उनको दी गई। तो शहरों में भी लोकतंत्र को मजबूत किया गया। तो नगर विकास और स्थानीय प्रशासन में जनता की भागीदारी भी बढ़ने लगी। तो इन संसाधनों का क्या प्रभाव हुआ, इन संशोधनों का क्या प्रभाव हुआ स्टूडेंट, वो देख लेते हैं। तो जो दोनों संशोधन थे स्टूडेंट, इन्होंने दोनों ही निर्णय को स्थानीय स्तर पर पहुंचाया, साथ ही विकास कार्यों में विकेंद्रीकरण को भी सुनिश्चित किया, जिससे जवाबदेही भी बढ़ी और लोकतंत्र भी मजबूत हुआ। तो स्टूडेंट यही थे हमारे 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में हम कह सकते हैं इट कैन बी सेड दैट डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्ले ए डिसिविजन रोल इन द स्ट्रेंथनिंग ग्रासरूट डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कि जो विकेंद्रीकरण और जो पंचायती राज संस्थाएं थी ये दोनों ही हमारे
तृणमूल लोकतंत्र की एक रीढ़ थी। तो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसने लोकतंत्र को गांव और शहर तक लेके गया, वो जनता को सत्ता में उसने भागीदार बनाया और साथ ही शासन को अधिक जवाबदेह, लोकतांत्रिक और प्रभावी बनाया। तो जब फैसले नीचे से ऊपर जाते हैं तभी जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत होता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप जो जनता थी वो अपनी समस्याओं और विकास आवश्यकताओं के प्रति सक्रिय हो सकती है, जिससे भारत का लोकतंत्र और अधिक स्तर और समावेशी बनता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स एंड ब्रीफली एग्जामाइन द मेजर स्टेजेस ऑफ द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया। यानी कि बजट के विभिन्न प्रकार कौन से हैं और भारत में बजट प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन से हैं, ये हमसे पूछे गए हैं। साथ ही यहाँ पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए बजट, डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस टू परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। यानी कि बजट क्या है और परफॉर्मेंस आधारित बजट के विशेष संदर्भ में हमें बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखने से पहले हम हमारे जो गिववे के क्वेश्चन है वे आपसे पूछ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कहीं पर भी 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए अब हम हमारे जो ये गिववे के क्वेश्चंस है वे आपसे पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले जो गिववे का क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है कि ई गवर्नेंस, जो हमारा ई गवर्नेंस है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ई गवर्नेंस का आपका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है कि जो परफॉर्मेंस आधारित बजट है वो किस पर आधारित होता है। तो परफॉर्मेंस आधारित बजट किस पर आधारित है ये आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद थर्ड आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि खाद्य सुरक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। तो जो खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम है स्टूडेंट वो किस वर्ष में लागू हुआ वो आपको बताना है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो यही थे स्टूडेंट हमारे 3 क्वेश्चंस गिवे के जो कि मैंने आपसे पूछ लिए। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना है। तो चलिए अब हम दोबारा हमारे आंसर नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं हमारा आंसर नंबर 4। तो आंसर नंबर 4 को भी हम सबसे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, एक बजट इज द एनुअल प्लान ऑफ ए गवर्नमेंट इन विच इट डिटरमाइज इट रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंशियल प्रायोरिटीज। यानी कि स्टूडेंट आज हम बात करेंगे हमारे बजट के बारे में। तो जो बजट है वो सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं होता, ये बताता है कि सरकार किस चीज को कितनी प्रायोरिटी दे रही है। तो स्टूडेंट बजट एक साल भर का फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जिसमें सरकार ये डिसाइड करती है कि पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां कहां खर्च होगा। तो बजट एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो आर्थिक नीति, विकास योजना और सामाजिक कल्याण के क्रियान्वयन में सहायता करता है। तो इंडिया में जो बजट का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू जो हमारे डेवलपमेंट प्लान्स है, जो वेलफेयर स्कीम्स है और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वे इंप्लीमेंट होती है। तो स्टूडेंट इससे हमें पता चलता है कि संसाधनों का नियोजन, आवंटन किस प्रकार होगा। साथ ही जो हमारा परफॉर्मेंस आधारित बजट है वो सरकार की योजनाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को मापने का एक माध्यम भी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि हमारे मेन मुख्य विवेचन को लेकर आता है। तो मुख्य विवेचन में स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स यानी कि बजट के विभिन्न प्रकार को लेकर। तो चलिए बजट के विभिन्न प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो बजट आता है वो आता है ऑर्डिनरी बजट या हमारा साधारण बजट, या इसे हम जनरल बजट भी बोलते हैं। तो ए जनरल एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि स्टूडेंट ये हमारे राजस्व और व्यय का सामान्य वार्षिक विवरण होता है। तो ये बिल्कुल घर के मंथली बजट जैसा होता है। इसमें सरकार अपने रोज के खर्च की डिटेल देती है, जैसे कि डिफेंस की, एजुकेशन की, हेल्थ की और इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव की। तो स्टूडेंट अगर आप एग्जांपल देखें तो जैसे आप बोलते हो रेंट, राशन, इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही सरकार का जनरल बजट होता है जो कि हमारा प्रशासन, रक्षा और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवंटन होता है।
तो ये तो हमारा साधारण बजट हो गया। सेकंड हमारा आता है डेवलपमेंट बजट, यानी कि हमारा विकास बजट। तो प्रिपेयर फॉर डेवलपमेंट वर्क्स एंड प्रोग्राम्स स्पेशली फॉर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स। तो स्टूडेंट इस बजट का जो फोकस होता है वो होता है फ्यूचर ग्रोथ पर, यानी कि अगर आप देखें सड़क बनाना, बिजली पानी सप्लाई, स्कूल्स और हॉस्पिटल बनाना, गरीब कल्याण योजना, मतलब कि जहां से देश आगे बढ़े उस सभी के बारे में हमारा विकास बजट के लिए होता है। तो इसमें विकासात्मक कार्य और योजनाओं के लिए ये बजट हमारा होता है। इसके बाद थर्ड हमारा आता है रेवेन्यू बजट, यानी कि राजस्व बजट। तो शोज द गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा राजस्व बजट होता है इसमें सरकार की जो आमदनी और जो उसका रोज का खर्चा है वो इंक्लूड होता है। तो इनकम जैसे कि टैक्स हो गए या जीएसटी हो गए, इसी तरीके से नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गए, या एक्सपेंसिव में अगर हम बात करें तो जो सैलरी हो गई, जो पेंशन हो गई, जो ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए। तो सिंपल शब्दों में डेली इनकम एंड डेली एक्सपेंसिव का हिसाब हमारे राजस्व बजट में होता है। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा कैपिटल बजट, यानी कि पूंजी बजट। तो रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्लान्स फॉर बोरिंग और लोन्स, यानी कि ये हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला बजट होता है। तो जैसे आप देखें रेलवे बजट हो गया, हमारा हाईवे बजट हो गया, या इसी तरीके से लार्ज बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हो गई, तो इन सभी के बारे में पूंजी खर्च हमारे पूंजी बजट में होता है। तो जैसे आप घर खरीदते हो या बिजनेस स्टार्ट करते हो, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसी तरीके से हमारा एक पूंजी बजट होता है। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट क्या होता है? तो बेस्ड ऑन द इफेक्टिवली एंड आउटकम्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड स्कीम्स, यानी कि स्टूडेंट ये सबसे मॉडर्न और इंपॉर्टेंट बजट टाइप है। तो इसमें सिर्फ पैसा देना ही नहीं बल्कि ये भी देखा जाता है कि पैसा देने के बाद रिजल्ट क्या आया। तो विभिन्न विभागों और योजनाओं की कार्य क्षमता और परिणाम पर आधारित ये बजट है। तो बजट आवंटन योजनाओं के प्रभाव और परिणाम के आधार पर ये किया जाता है। तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट को पैसा दिया गया तो चेक होगा कि स्कूल्स बने या नहीं, स्टूडेंट का रिजल्ट इंप्रूव हुआ या नहीं। तो इससे अकाउंटेबिलिटी और जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है वो भी बढ़ती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा परफॉर्मेंस आधारित बजट, जो कि यही थे हमारे बजट के विभिन्न प्रकार जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेजर स्टेजेस ऑफ द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि भारत में जो बजटीय प्रक्रिया है उसके प्रमुख चरण को लेकर। तो सबसे पहला जो चरण आता है वो आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी, यानी कि वित्तीय नीति का निर्धारण। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज, यानी कि सरकार सबसे पहले डिसाइड करती है कि देश की प्रायोरिटी क्या होगी, साथ ही डिफेंस क्या होगा या एजुकेशन क्या होगी, और वेलफेयर होगा या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो अनुमानित राजस्व और व्यय का प्रारूप सबसे पहले तैयार किया जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द बजट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा बजट प्रारूप। तो प्रोपोजल आर रिसीव फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर एंड स्कीम्स आर कंसोलिडेटेड, यानी कि स्टूडेंट क्या होता है, हर डिपार्टमेंट में अपनी डिमांड भेजा जाती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री उन सबको जोड़कर बजट ड्राफ्ट बनाती है। तो विभागों से प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं, विभागीय व्यय और योजनाओं को समेकन उसमें किया जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेज कौन सा आता है? थर्ड स्टेज हमारा आता है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद में बजट प्रस्तुत करना। तो द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट एट द जनरल बजट इन पार्लियामेंट, यानी कि स्टूडेंट जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में बजट स्पीच देता है और इसी दिन पूरा देश टीवी के सामने होता है। तो स्टूडेंट बजट जो है वो आम बजट जो होता है वो संसद में पेश किया जाता है। राजस्व और पूंजीगत व्यय, कराधान और योजना की जानकारी इसमें दी जाती है। फोर्थ हमारा आता है पार्लियामेंट्री डिस्कशन एंड अप्रूवल, यानी कि संसदीय चर्चा और अनुमोदन को लेकर। तो द बजट इज डिबेटेड इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, यानी कि बजट पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में डिस्कशन होती है। तो कमिटीज बजट को डिटेल में चेक करती है और अनुमोदन के बाद बजट को विधि का रूप दिया जाता है। इसके बाद फिफ्थ आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरिंग, यानी कि क्रियान्वयन और निगरानी को लेकर। तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर एग्जीक्यूट एक्सपेंडिचर्स एंड प्लान्स, यानी कि जो विभागीय अधिकारी होते हैं वे व्यय और योजना का निष्पादन करते हैं। तो अप्रूवल के बाद जो डिपार्टमेंट्स है वो पैसा खर्च करते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री और सीएजी उनकी मॉनिटरिंग करता है, यानी कि उनकी निगरानी करते हैं। सिक्स्थ हमारा था अकाउंटिंग एंड ऑडिट, यानी कि अकाउंटिंग और लेखा परीक्षा। तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू आर रिसीव
थ्रू एडिट, यानी कि सारे साल का जो एंड है उसमें चेक होता है कि पैसा सही जगह पर लगा या नहीं, कोई मिसयूज तो नहीं हुआ। तो यहीं से जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, वो हमारी इंश्योर यानी कि सुनिश्चित होती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा भारत में बजटीय प्रक्रिया के प्रमुख चरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में हम कह सकते हैं द बजट इज नॉट मेयरली ए फाइनेंशियल प्लान बट ए मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। यानी कि स्टूडेंट हम यही कह सकते हैं कि जो बजट है वो सिर्फ नंबर का गेम नहीं बल्कि ये देश की डायरेक्शन को भी डिसाइड करता है। तो इंडिया की जो बजटरी प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंटी है, साथ ही पार्लियामेंट के कंट्रोल में है और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाती है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड जो बजट है वो फ्यूचर का मॉडल है जो कि इफेक्टिव गवर्नेंस और पब्लिक ट्रस्ट दोनों को ही बढ़ाता है। तो स्टूडेंट इसी में जो हमारा प्रशासनिक जवाबदेही है उसको बढ़ाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है ब्रीफली एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड डिस्कस इट्स मेजर इन एक्टिविटीज इन इंडिया। यानी कि ई गवर्नेंस क्या है और भारत में इसकी प्रमुख पहल क्या है, ये हमें बतानी है। साथ ही यहाँ पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, गिव एग्जाम्पल। यानी कि भारतीय लोक प्रशासन में ई गवर्नेंस का महत्व क्या है वो हमें उदाहरण सहित बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे ई गवर्नेंस मींस यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू मेक गवर्नमेंट सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक इंटरेक्शन मोर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड एफिशिएंट। यानी कि स्टूडेंट जो ई गवर्नेंस है उसका अर्थ है सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से जो सरकारी सेवा, जो प्रशासन और जो जनसंपर्क है उनके बीच संबंधों को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना। तो ई गवर्नेंस का जो मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट वो है भ्रष्टाचार को कम करना, साथ ही समय और धन की बचत करना और जनता को केंद्र में रखकर प्रशासन को चलाना। तो इसकी जो पहले है वे सरकारी नीति और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करती है और लोक प्रशासन को आधुनिक और डिजिटल रूप में बदल रही है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि हमारे मुख्य विवेचन को लेकर आता है। तो मेन डिस्कशन में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस यानी कि ई गवर्नेंस की अवधारणा को लेकर। तो मेकिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो सरकारी हमारा सेवा हो गई और जो सूचना हो गई उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना ही हमारा ई गवर्नेंस है। तो ई गवर्नेंस केवल कंप्यूटर का उपयोग नहीं है बल्कि यह शासन की कार्यशैली में एक परिवर्तन भी है। तो इसकी प्रमुख विशेषता स्टूडेंट यही है कि सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना, साथ ही इसमें नागरिकों को सरकारी प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी और पारदर्शी बनाना। तो नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना, साथ ही निर्णय लेने और नीति कार्यान्वयन में दक्षता बढ़ाना। तो निर्णय प्रक्रिया में भी तेजी और पारदर्शिता इसके माध्यम से बढ़ती है। साथ ही इसके साथ भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण किया जाता है और प्रशासनिक जवाबदेही भी सुनिश्चित करने में ये सहायक होता है। तो अगर आप देखें पहले बिजली बिल जमा करने के लिए दफ्तर जाना पड़ता था, तो आज आप ऑनलाइन पेमेंट से ही काम मिनटों में कर देते हैं। तो यही था हमारा ई गवर्नेंस की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेजर ई गवर्नेंस इन एक्टिविटीज इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रमुख ई गवर्नेंस पहलों को लेकर। तो सबसे पहला जो हमारा पहल आती है वो आती है डिजिटल इंडिया मिशन, यानी कि डिजिटल इंडिया मिशन। तो मेकिंग गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रमोटिंग ई पेमेंट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिजिटल लिटरेसी। यानी कि जो डिजिटल इंडिया है ये भारत सरकार की सबसे बड़ी पहल है और इसका उद्देश्य है कि जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना और इंटरनेट की जो पहुंच है उसको गांव-गांव तक पहुंचाना। तो उदाहरण अगर आप देखें ऑनलाइन आवेदन हो गया, डिजी लॉकर हो गया, उमंग ऐप हो गया, तो ये सभी हमारे डिजिटल इंडिया मिशन के ये कुछ उदाहरण है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है आधार एंड ई केवाईसी, यानी कि जो हमारा प्रोवाइडिंग सिटीजन्स विद यूनिक आइडेंटिटी एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड सब्सिडीज।
यानी कि अधिकार जो आधार है उसने नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान दी। और इसका लाभ क्या हुआ, स्टूडेंट इसका लाभ सब सीधी सीधे बैंक खाते में जाने लगी, फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगी। तो इसका उदाहरण अगर आप देखें तो जैसे कि आपके एलपीजी सब्सिडी हो गई, पेंशन हो गई या छात्रवृत्ति हो गई। तो यही था आधार और ई केवाईसी। इसके बाद हमारा थर्ड आता है ई नगर। तो ऑनलाइन म्युनिसिपल सर्विस सच एज बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट, टैक्स पेमेंट, लाइसेंस etc, यानी कि शहरी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देखें जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, हाउस टैक्स हो गया, लाइसेंस हो गया, तो अब आप प्रमाण पत्र भी घर बैठे डाउनलोड कर लेते हो। तो नगर पालिका सेवाओं जैसे कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ये सभी हमारे ई नगर के अंतर्गत ही होते हैं। फोर्थ आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्विक डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट्स एंड सब्सिडीज, यानी कि डिजिटल लेन देन और वित्तीय समावेशन इसमें शामिल होता है। तो सरकारी भुगतान और सब्सिडी का त्वरित वितरण भी इसमें आता है। फिफ्थ हमारा आता है कि नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय पोर्टल ऑफ इंडिया। तो ए सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एंड स्कीम्स, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी सरकारी सेवाएं एक जगह पर मिलती है और इसका लाभ है जानकारी की आसान उपलब्धता और समय की बचत। इसी के बाद सिक्स्थ आता है ई ट्रेंडिंग एंड ई प्रोक्योरमेंट, यानी कि ई ट्रेंडिंग और ई प्रोक्योरमेंट। तो ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कर्स, रिड्यूसिंग करप्शन एंड डिलेज, यानी कि सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए यह बनाया गया है और इसका लाभ है भ्रष्टाचार में कमी और निष्पक्ष प्रतियोगिता को बढ़ाना देना। तो जैसे कि आप ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया देखें तो ये हमारे ई ट्रेंडिंग और ई प्रोक्योरमेंट का ये एक उदाहरण है। तो यही थे हमारी भारत में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंपोर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस के महत्व को लेकर। तो सबसे पहला जो इंपोर्टेंस है वो आता है इंप्रूवमेंट इन पब्लिक सर्विसेज, यानी कि जो जन सुविधा है उसमें सुधार हुआ है, नागरिक सुविधाओं में सुधार हुआ है। अब जो नागरिक है वो घर बैठे ही अपना जो लाभ है वो ले सकते हैं। सेकंड आता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो पारदर्शिता और जवाबदेही है वो भी बढ़ी है। तो इससे जो योजना और संसाधन है उसका कुशल और उचित प्रयोग हुआ है। थर्ड आता है एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, यानी कि प्रशासनिक दक्षता। तो अब जो नियम है स्टूडेंट जो हमारे रिकॉर्ड है उनका बेहतर रख रखा हुआ है, साथ ही त्वरित निर्णय, यानी कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो भी तेज हुई है। फोर्थ आया सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास। तो मोर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से जो योजना है उसको भी अधिक प्रभावी और क्रियान्वयन बनाया गया है। तो यही था स्टूडेंट हमारा ई गवर्नेंस का महत्व जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं ई गवर्नेंस प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मेकिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन मॉडर्न, यानी कि जो ई गवर्नेंस है वो भारत में सुशासन की रीढ़ बन चुका है। तो आप देखें डिजिटल इंडिया, आधार, ई नगर या कोई भी अन्य पहले, तो इन सभी को प्रशासन ने अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित बनाया है। तो ई गवर्नेंस न तो केवल एक सेवाओं को आसान बनाता है बल्कि ये सरकार और जनता के बीच एक विश्वास की नींव को भी मजबूत करता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है क्राइटिकल एवेल्यूट द चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि खाद्य सुरक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में क्या क्या चुनौतियां आई थी उसका हमें समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। इसी के साथ ही हमसे अथवा या और करके पूछा गया है डिस्कस सोशल वेलफेयर पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू द नेशनल हेल्थ कमीशन मिशन, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में सामाजिक कल्याण नीति पर हमें चर्चा करनी है। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, यानी कि एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इज ए सिग्निफिकेंट लॉ इन इंडिया एम्ड एट इंश्योरिंग सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि स्टूडेंट जो हमारे खाद्य सुरक्षा का अधिकार अधिनियम है यह हमारा 2013 में लागू किया था और इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना। तो स्टूडेंट इसका उद्देश्य यही था कि गरीब और वंचित वर्गों को पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक तत्व जो है वह उपलब्ध किया जाए
तो स्टूडेंट ये अधिनियम भारत सरकार द्वारा गरीब और वंचित वर्गों को पर्याप्त, सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया था और इसका मुख्य लक्ष्य है भूख को समाप्त करना, कुपोषण को कम करना और सामाजिक न्याय को मजबूत करना। हालांकि स्टूडेंट इतना महत्वपूर्ण कानून होने के बावजूद भी इसका जो क्रियान्वयन है उसमें कई प्रकार की गंभीर चुनौतियां सामने आई, तो उनको ही हम देखेंगे। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि मुख्य विवेचन का आता है। तो मुख्य विवेचन में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फीचर्स ऑफ द फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो होती है टारगेट ग्रुप यानी कि टारगेट समूह को लेकर। तो प्रियोरिटी इज गिवन टू पुअर फैमिलीज, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड मदर्स, यानी कि यह अधिनियम विशेष रूप से ध्यान देता है गरीब परिवार, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और बच्चों पर। तो उदाहरण अगर आप देखें, गर्भवती महिला को अतिरिक्त पोषण दिया जाता है, तो ये हमारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम की एक विशेषता है। सेकंड आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इंश्योर सप्लाई ऑफ ग्रेन सच एज राइस एंड व्हीट, यानी कि स्टूडेंट सुपर या वितरण प्रणाली, जैसे कि अगर आप देखें अनाज, चावल और गेहूं का सुनिश्चित वितरण। तो गरीबों को चावल, गेहूं, मोटा अनाज कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। तो ये हमारा जो उदाहरण है आप इसमें देखें तो आप जैसे राशन कार्ड के माध्यम से जो अनाज वितरण है वो करते हैं, यानी कि जो राशन लेते हैं वो भी हमारा सुपरसिया वितरण प्रणाली का ही एक उदाहरण है। इसके बाद थर्ड हमारा आता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यानी कि पोषण सुरक्षा। तो प्रमोट्स इन न्यूट्रिशन थ्रू स्कूल मिड डे मील स्कीम्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स, यानी कि स्टूडेंट जो हमारी स्कूल में मिड डे मील और आंगनवाड़ी केंद्र है उनके माध्यम से भी पोषण को बढ़ाया गया है, पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो स्कूल में बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलना भी हमारा पोषण सुरक्षा ही है। फोर्थ हमारा था मॉनिटरिंग एंड ग्राइवेंस रिडर्सल, यानी कि निगरानी और शिकायत प्रबंधन। तो प्रोवाइड बेनिफिशियर्स विद राइट्स एंड ए मैकेनिज्म टू रजिस्टर कंप्लेंट्स, यानी कि स्टूडेंट लाभार्थी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं यदि उन्हें अनाज न मिले या कम मिले। तो निगरानी की भी स्टूडेंट या शिकायत प्रबंधन की भी व्यवस्था इसमें की गई है। तो यही था हमारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम की प्रमुख विशेषता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को लेकर। तो सबसे पहले क्या चुनौतियां वो होती है वेरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि सत्यापन और पहचान को लेकर। तो एरोज इन आइडेंटिफाई बेनिफिशियर, अनक्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल ग्रुप को लेकर। तो कई बार स्टूडेंट जो अपात्र लोग हैं वे लाभ ले लेते हैं और जो पात्र लोग हैं वे छूट जाते हैं। तो गलत राशन कार्ड बन जाना इसका ही एक उदाहरण है। सेकंड आता है लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन इशू, यानी कि लॉजिस्टिक और वितरण संबंधी समस्याएं। तो डिले इन ग्रेन सप्लाई, पुअर स्टेज फैसिलिटीज, करप्शन एंड निग्लेक्शन डिस्टर्ब डिलीवरी टू बेनिफिशियर्स, यानी कि स्टूडेंट अनाज जो है वो समय पर नहीं पहुंचता, जिससे जो भंडारण है वो भी खराब होता है और बीच में ही जो काला बाजारी है वो भी होने लगती है। तो भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण जो लाभार्थियों तक अनाज है वो नहीं पहुंच पाता और इससे गरीब तक पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता। तो ये था लॉजिस्टिक और वितरण संबंधी समस्याएं। थर्ड हमारा आता है सोशल एंड जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी, यानी कि सामाजिक और भौगोलिक असमानता। तो बेनिफिट डू नॉट रीच रिमोट रूरल एरियाज इफेक्टली, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग अर्बन पुअर्स इज आल्सो ए चैलेंजेस, यानी कि स्टूडेंट दूर दराज और आदिवासी क्षेत्रों में योजनाएं जो है वे ठीक रूप से लागू नहीं हो पाती, जैसे आप देखें पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्र हो गए। तो इसी तरीके से जो शहरी वर्ग, गरीब वर्ग है उसमें भी समान वितरण की समस्या आती है। फोर्थ आती है लेक ऑफ मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि निगरानी और जवाबदेही की कमी। तो इनसफिशिएंट ओवरसाइट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिलेज इन गवर्नेंस रिडाइसल, यानी कि स्टूडेंट कई लाभार्थियों को अपने अधिकार की जानकारी नहीं होती और प्रक्रिया में वे समझ नहीं पाते, तो इसीलिए साक्षरता और जागरूकता का अभाव भी है। तो लाभार्थियों को अपने अधिकार और प्रक्रिया की जानकारी कम होती है। तो ये सभी थे हमारे कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्राइटिकल एवेल्युएशन, यानी कि समालोचनात्मक मूल्यांकन को लेकर। तो द एक्ट इज थ्योरेटिकली वेरी इंपॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड ए लीगल बेस टू मिनिमाइज हंगर एंड मेलन्यूट्रिशन, यानी कि स्टूडेंट ये जो अधिनियम है ये सैद्धांतिक रूप से तो प्रभावशाली है, लेकिन ये हमारी भूख और कुपोषण को न्यूनतम करने को एक कानूनी अधिकार भी प्रदान करता है। तो कार्यान्वयन में जो बाधाएं है वे प्रशासनिक, भौगोलिक और सामाजिक स्तर पर आती है। इसी तरीके से जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लेक ऑफ अवेयरनेस है, ये सभी हमारी
प्रभावशीलता को सीमित करती है, तो भूख और कुपोषण के खिलाफ मजबूत कानूनी अधिकार तो ये देता है, लेकिन कार्यान्वयन की कमजोरी इसकी प्रभावशीलता घटाती है। तो सुधारात्मक उपाय स्टूडेंट इसमें यही है, करेक्टिव मिशन अगर हम बात करें तो डिजिटल रिकॉर्ड रखना, आधार से लिंकिंग रखना, साथ ही सख्त निगरानी, जन जागरूकता अभियान और स्थायी समुदाय की भागीदारी, तो ये सभी इसके सुधारात्मक उपाय है। तो यही था हमारा समालोचनात्मक मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में हम कह सकते हैं द राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट इज क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस इन इंडिया, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा का अधिकार अधिनियम है जो कि हमारा 2013 में लाया गया था, ये भारत में सामाजिक कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। लेकिन स्टूडेंट इसकी कुछ चुनौतियां हैं, उनको अगर दूर किया जाए तो ये जो अधिनियम है ये पूरी तरीके से भूख कुपोषण और गरीबी को समाप्त करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। तो सही क्रियान्वयन के साथ ही ये जो कानून है ये करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को सुधार सकता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है examine how gender discrimination affect the nature of administration and women empowerment, यानी कि लैंगिक भेदभाव प्रशासन की प्रकृति और महिला सशक्तिकरण को कैसे प्रभावित करती है वो हमको बताना है। साथ ही यहाँ पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है डिस्कस द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, यानी कि भारत में लोक नीतियों के क्रियान्वयन में जो पंचायती राज संस्था है उनकी क्या भूमिका है वो हमें बतानी है। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिफ्लेक्ट्स इनइक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा लैंगिक भेदभाव है उसका प्रशासन पर प्रभाव और जो महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज संस्थाएं है उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो लैंगिक भेदभाव का आधार है अर्थ है पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान व्यवहार। तो स्टूडेंट यह केवल सामाजिक समस्या नहीं है बल्कि ये प्रशासन की कार्य क्षमता और लोकतंत्रता की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। तो इसी तरीके से महिला के सशक्तिकरण के प्रयास प्रशासनिक दृष्टिकोण और नीतियों पर निर्भर करते हैं। तो भारत में जो पंचायती राज संस्थाएं और अन्य स्थानीय निकाय है वे महिला भागीदारी और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माध्यम भी माने जाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि मुख्य विवेचन का आता है। तो मेन डिस्कशन में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन में लैंगिक भेदभाव को लेकर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इनइक्वालिटी इन जॉब्स एंड प्रमोशंस, यानी कि नौकरी और पदोन्नति में असमानता। तो वुमेन ऑक्यूपेसी फेवर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन कंपेयर टू मैन एंड दी रिप्रेजेंटेशन इन सीनियर रोल्स इन मिनिमम, यानी कि जो प्रशासनिक सेवा होती है उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है और उच्च पदों पर उनकी जो भागीदारी है वो बहुत ही न्यून है। तो उदाहरण अगर आप देखें कई विभागों में वरिष्ठ पदों पर पुरुषों का ही वर्चस्व है। सेकंड आता है लेक ऑफ फीमेल पर्सपेक्टिव इन पॉलिसी मेकिंग, यानी कि नीति निर्माण में भी महिला दृष्टिकोण का अभाव है। तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग इज लो, पॉलिसीज आर ऑफ्टन डिजाइन फ्रॉम ए मेल सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, यानी कि जब निर्णय लेने वाले जहां पर भी महिला नहीं होती तो जो नीतियां है स्टूडेंट वे अक्सर पुरुष केंद्रित होती है और महिला समस्याओं से दूर हो जाती है। तो उदाहरण अगर आप देखें स्वास्थ्य मातृत्व या सुरक्षा से जुड़ी जो नीतियां है उनमें कमी हमें देखने को मिलती है। थर्ड हमारा आता है इनइक्वालिटी इन रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि संसाधनों और अवसरों में असमानता। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेनिंग फाइनेंस एंड टेक्निकल रिसोर्सेज, तो स्टूडेंट जो प्रशिक्षण वित्तीय सहायता और तकनीकी संसाधन तक है वहां तक जो महिला की जो पहुंच है वो बहुत ही सीमित है, असमान वितरण है। तो महिलाओं के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी सीमित रखी गई है। तो यही था हमारे प्रशासन में लैंगिक भेदभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंपैक्ट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव को लेकर। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, यानी कि नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव इंश्योर दैट वुमेन टारगेटेड स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, यानी कि जब महिलाएं प्रशासन में भाग लेती है तो महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाएं अधिक प्रभावी होती है। तो स्टूडेंट जैसे आप देखें
के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की जो योजनाएं है वे विशेषकर महिला अधिकारी या महिला प्रतिनिधि के माध्यम से ही ली जाती है। इसके बाद सेकंड आता है सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। तो प्रोग्राम्स इन एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सक्सेस थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि स्टूडेंट महिला सशक्तिकरण से जो शिक्षा स्तर है वो भी बढ़ता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है और परिवार और समाज मजबूत होता है। थर्ड हमारा आता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन यानी कि लोकतांत्रिक भागीदारी। तो रिजर्व सीट ऑफ वुमेन इन पंचायती एंड म्युनिसिपल इलेक्शन हैव इंक्रीज द रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि जो हमारे स्थायी निकाय है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण दिए गए, साथ ही उन्हें चुनाव में भागीदारी बढ़ाई गई, जिससे कि लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाया गया है। तो स्टूडेंट यही था हमारा महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाओं को लेकर। तो सबसे पहले भूमिका आती है लोकल पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि स्थानीय स्तर पर नीतियों और विकास कार्यक्रम। तो फीमेल मेंबर्स मेक डिसीजन एट विलेज एंड ब्लॉक लेवल रिगार्डिंग एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर, यानी कि ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जो महिला प्रतिनिधि है वे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर निर्णय लेती है। तो उदाहरण अगर आप देखें महिला सरपंच द्वारा स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र की पहल। सेकंड आता है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी कि सामाजिक न्याय और असमानता, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ वुमेन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो इंश्योरिंग वुमेन वॉइसेस एंड रिप्रेजेंटेड इन लोकल गवर्नेंस, यानी कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग इन सभी को आवाज दिया, तो महिलाओं की आवाज को स्थानीय शासन में भी शामिल किया गया। थर्ड हमारा आता है एम्पावरमेंट एंड अवेयरनेस, यानी कि सशक्तिकरण और जागरूकता। तो थ्रू फीमेल पंचायत मेंबर्स अवेयरनेस रिगार्डिंग एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी कि महिला प्रतिनिधियों के माध्यम से जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो स्वरोजगार है उससे जुड़ी जागरूकता फैली। जैसे कि आप देखें SHG हो गया, तो ये हमारा कुछ इसी का ही उदाहरण है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में हम देख सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एडवर्सली अफेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट, यानी कि जो लैंगिक भेदभाव है वो प्रशासन और महिला सशक्तिकरण दोनों के लिए बाधक है, लेकिन जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं है और जो स्थानीय शासन है उनमें महिलाओं की भागीदारी ने इस भेदभाव को कम करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो स्टूडेंट जब महिलाएं निर्णय निर्माण में भागीदारी रहती है तो जो नीतियां है वो अधिक समावेशी, पारदर्शी और अधिक जन केंद्रित होती है। तो इसी से जो लोकतंत्र है वो मजबूत और विकास भी उसका संतुलित होता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्राइब एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन में नैतिकता के विचार का क्या है और प्रशासन में वांछनीय नैतिकता के सिद्धांतों के बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया डिस्कस द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भारतीय प्रशासन में जो प्रशासनिक जवाबदेही है उसके विभिन्न उपकरण के बारे में हमें बताना है। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन रिफर टू द मोरल एंड होनेस्ट कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज इन परफॉर्मिंग द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लाइजेशन टुवर्ड द पब्लिक, यानी कि स्टूडेंट जो प्रशासन में नैतिकता है उसका अर्थ है सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी, निष्पक्षता और जनहित को ध्यान में रखकर करना। तो नैतिक प्रशासन केवल एक नियमों का पालन ही नहीं है बल्कि सही और गलत के बीच सही निर्णय लेने की एक क्षमता भी है। तो लोकतंत्र की जो सफलता है स्टूडेंट और जनता का विश्वास और जो सुशासन की नींव है वो हमारे नैतिक प्रशासन पर ही टिकी हुई होती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि मुख्य विवेचन का आता है। तो मेन डिस्कशन में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन में नैतिकता के विचार को लेकर। तो सबसे पहले जो विचार आता है वो आता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जवाबदेही और पारदर्शिता।
तो ऑफिसर्स मस्ट बी आंसरेबल टू द पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर्स टू दिस डिसीजन एंड एक्शन। यानी कि स्टूडेंट जो प्रशासन है उसमें कार्यरत हर अधिकारी अपने निर्णय और कार्यों के लिए जनता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। तो निर्णय प्रक्रिया में स्पष्टता और सूचना का उचित प्रवाह से होगा। तो यदि किसी योजना में देरी होती है तो अधिकारी को उसको कारण बताना चाहिए। सेकंड हमारा था होनेस्टी एंड इम्पार्टियलिटी, यानी कि ईमानदारी और निष्पक्षता। तो डिसीजन शुड सर्व पब्लिक इंटरेस्ट रेदर देन पर्सनल गेन। यानी कि स्टूडेंट नैतिक अधिकारी वही है जो कि निजी लाभ के बजाय जो जनहित है उसको प्राथमिकता देता है। तो जो भ्रष्टाचार से दूर रहकर योग्य व्यक्ति को लाभ देता है वही हमारा ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारी होता है। थर्ड हमारा था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, यानी कि कानूनी और संवैधानिक प्रतिबद्धता। तो एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलो एस्टैब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर्स। यानी कि हर प्रशासनिक निर्णय संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए। तो चाहे आरक्षण हो, चाहे मानवाधिकार हो, चाहे समानता का सम्मान हो, सब हमारा कानूनी और संवैधानिक प्रतिबद्धता के आधार पर ही हो रहा है। फोर्थ आता है सेंस ऑफ सर्विस एंड पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि सेवा की भावना उल्लेखित। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी सोशल वेलफेयर, अवॉइडिंग करप्शन एंड अनड्यूज बेनिफिट्स। यानी कि प्रशासन का जो उद्देश्य है वो शासन करना नहीं बल्कि सेवा करना है। तो आपदा के समय त्वरित सहायता देना भी इसका एक उदाहरण है। तो स्टूडेंट भ्रष्टाचार और अनुचित लाभ से उनको बचना चाहिए। तो यही था प्रशासन में नैतिकता के विचार। इसके बाद सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो हमारा था प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्क्राइबल एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन में वांछनीय नैतिकता के सिद्धांत को लेकर। तो सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है प्रियोरिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि लोकहित प्राथमिकता। तो पहले द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक अबव पर्सनल पॉलिटिकल गेन, यानी कि हर निर्णय का जो केंद्र है वो जनता का हित होना चाहिए, ना कि राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ। सेकंड हमारा था इम्पार्टियलिटी एंड इक्वालिटी, यानी कि निष्पक्षता और समानता, यानी कि सभी नागरिकों के साथ बिना भेदभाव के निष्पक्ष होकर निर्णय देना चाहिए। थर्ड आता है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। तो प्रशासनिक प्रक्रियाओं में खुलापन होना चाहिए। तो आरटीआई के माध्यम से जानकारी देना इसका एक उदाहरण है। फोर्थ आता है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। तो गलत निर्णय या लापरवाही के लिए जो अधिकार है उनको जिम्मेदारी तय करना चाहिए, उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। फिफ्थ आता है लीगल कॉम्प्लीमेंस, यानी कि कानूनी पालन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मस्ट रिमेन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बाउंड्रीज, यानी कि जो कर्तव्य निष्ठा है स्टूडेंट, जो प्रशासन है वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। तो प्रशासनिक निर्णय संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए। सिक्स्थ आता है हाईएस्ट प्रोफेशनल कॉन्डक्ट, यानी कि सर्वोच्च पेशेवर आचार। तो प्रशासनिक कौशल और पेशेवर व्यवहार का पालन होना चाहिए। तो कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और कार्यकुशलता ये सभी होने चाहिए। तो यही था प्रशासन में वांछनीय नैतिकता के सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, यानी कि प्रशासनिक जवाबदेही के उपकरण। तो सबसे पहले जो उपकरण आता है वो आता है पब्लिक ग्राइवेंस मैनेजमेंट, यानी कि लोक शिकायत प्रबंधन को लेकर। तो सिस्टम फॉर सिटीजन टू लॉन्च कंप्लेंट्स, यानी कि जनता द्वारा शिकायत दर्ज करने की प्रणाली। तो नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये हमारा पहला उपकरण होगा। सेकंड होता है कॉम्प्रोमेंटल एंड ऑथर जनरल सीएजी ओवरसाइट, यानी कि स्टूडेंट नियंत्रक और महालेखाधिकारी जो होता है उसकी निगरानी। तो वो हमारे सरकारी खर्च और योजनाओं की वित्तीय जांच करता है। इसी के साथ थर्ड आता है लोकपाल एंड लोक आयुक्त, जो कि भ्रष्टाचार की जांच और उस पर नियंत्रण करते हैं। फोर्थ आता है पार्लियामेंट्री क्वेश्चन एंड रिपोर्ट। तो संसद में प्रश्न पूछना, बहस करना और समितियां बनाना। तो ये भी हमारे एक तरीके से प्रशासनिक जवाबदेही का एक उपकरण है। फिफ्थ आता है सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड मीडिया, यानी कि नागरिक सहभागिता और मीडिया। तो स्टूडेंट प्रशासनिक कार्यों में जो सार्वजनिक दृष्टिकोण है, जो सार्वजनिक निगरानी है, वो हमारे नागरिक सहभागिता या मीडिया के माध्यम से भी रखी जाती है। तो यही थे हमारे प्रशासनिक जवाबदेही के उपकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन आर इसेंशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड इंश्योर एफिशिएंट गवर्नेंस अडॉप्टिंग एंड एथिकल प्रॉब्लम्स। इसी तरीके से यूटिलाइजेशन अकाउंटेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट एंड मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट, यानी कि स्टूडेंट जो नैतिकता और जवाबदेही है वह प्रशासन की आत्मा है। यदि प्रशासन नैतिक होगा तो जनता का विश्वास बढ़ेगा और साथ ही भ्रष्टाचार कम होगा और सुशासन स्थापित होगा। तो नैतिक प्रशासन से ही जो हमारा लोकतंत्र है वो हमारा जवाबदेही और सुनिश्चित बनता है। तो स्टूडेंट इनको सुनिश्चित करने से ही जो सरकारी नीतियां है वो अधिक प्रभावी, न्यायपूर्ण और समाज कल्याण केंद्रित बन जाती है।
तो यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट, सॉरी आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, ब्रीफली डिस्कस द मेजर एक्टिविटीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडियन सिस्टम, यानी कि भारतीय प्रणाली में सुधार हेतु प्रमुख पहल पर हमें बताना है। साथ ही अथवा या और करके पूछा गया है, व्हाट वर द की रिकमेंडेशन ऑफ द 2005 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, हाउ मेनी दे इंपैक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि जो 2005 के प्रशासनिक सुधार की प्रमुख सिफारिशों के बारे में हमें बताना है और इसने प्रशासनिक प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित किया, उसके प्रभाव के बारे में भी बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया इज टू मेक गवर्नमेंट फंक्शनिंग मोर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एफिशिएंट एंड सिटीजन सेंट्रिक, यानी कि स्टूडेंट जो प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य है वो है सरकारी कार्य को जवाबदेही और पारदर्शी बनाना। तो पहले समय समय पर सुधार और सिफारिशें की गई थी। तो स्टूडेंट इन्हीं में जो 2005 का प्रशासनिक सुधार है वो भारत में आधुनिक और निष्पक्ष प्रशासन की दिशा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए, ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि मुख्य विवेचन का आता है। तो मेन डिस्कशन में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो हम बात कर लेते हैं मेजर इनएक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी कि प्रशासनिक सुधार की प्रमुख पहले के बारे में। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है पब्लिक गवर्नेंस रिड्यूसल सिस्टम, यानी कि लोक शिकायत निवारण प्रणाली, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। इसमें जो नागरिक है वो अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और ये जो पोर्टल है ये हमारा मोबाइल पर भी यूज हो सकता है। इससे क्या होता है स्टूडेंट, इससे जो प्रशासन है उसमें पारदर्शिता भी बढ़ती है और त्वरित निवारण भी होता है। सेकंड आता है राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, यानी कि सूचना का अधिकार 2005। तो स्टूडेंट जो हमारे पब्लिक एक्सेस होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं उनमें जो पब्लिक एक्सेस है उसको बढ़ाया गया है, यानी कि जनता की पहुंच उस तक पहुंचाई गई है, जो कि शासन को और ज्यादा जवाबदेही और पारदर्शी बनाते हैं। थर्ड हमारा आता है कंप्यूटराइजेशन इन सर्विस डिले, यानी कि सेवा वितरण में कंप्यूटरीकरण। तो ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया पहल के जो माध्यम है वो भी सरकारी सेवाओं में लागू किया गया है। फोर्थ आता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर्स, यानी कि मानक परिचालन प्रक्रिया। तो सरकारी कामकाज जो होते हैं उनमें स्पष्ट नियम और समय सीमा रखी गई है, जिससे कि जो भ्रष्टाचार और देरी है उसको कम किया गया है। फिफ्थ आता परफॉर्मेंस बेस्ड एवेल्युएशन, यानी कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन। तो जो विभाग और कर्मचारी के कार्य होते हैं उनका एक नियमित मूल्यांकन, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं जो एक डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय होता है उनका इनकरेज एफिशिएंट अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है। तो इससे जो कुशल और जवाबदेह प्रशासन है वो भी प्रोत्साहित हुआ है। तो यही था हमारा प्रशासनिक सुधार के प्रमुख पहले। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है की रिकमेंडेशन ऑफ द 2005 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी कि 2005 के प्रशासनिक सुधारों की प्रमुख सिफारिशें। तो सबसे पहली सिफारिश थी इनहांसिंग एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सरकारी सेवाओं की दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना। तो जो कर्मचारियों के प्रशिक्षण और मूल्यांकन है उन पर जोर दिया गया, जिससे कि जनता केंद्रित सेवाओं में सुधार आया। सेकंड आया यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारी सूचना और तकनीकी थी उनमें प्रयोग किया गया। तो जैसे ई गवर्नेंस देके, वेबसाइट देके, मोबाइल प्लेटफॉर्म हो गए, इनके माध्यम से भी जो प्रशासन है उसको पारदर्शी बनाया गया। थर्ड आता प्रमोट रिड्यूसल ऑफ पब्लिक ग्राइवेंस, यानी कि जो लोक शिकायत है उनका त्वरित समाधान लिया गया, जिसके लिए केंद्रीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई। फोर्थ आता फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी कि वित्त पारदर्शिता और संसाधन प्रबंधन। तो जो बजट है, जो योजना है, इन सभी को आजकल आप नेट पे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए ये जवाबदेही और प्रभावी प्रबंधन भी स्थापित करते हैं। फिफ्थ आता है एम्पावरिंग लोकल बॉडीज एंड पंचायत। तो विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन में भी भागीदारी बढ़ाई गई है, जिससे कि जो हमारे प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत आता है। तो यही था हमारा 2005 के प्रशासनिक सुधारों के प्रमुख सिफारिशें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, यानी कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव को लेकर। तो सबसे पहला प्रभाव आता है इंक्रीज स्पीड एंड एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन,
यानी कि निर्णय लेने और नीतियों के क्रियान्वयन में तीव्रता और दक्षता आई, साथ ही जनता की भागीदारी और जवाबदेही बढ़ी, भ्रष्टाचार जो करप्शन है उसको कम किया गया, और ई गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो सेवाओं की सुलभता और पारदर्शिता है उसको भी बढ़ाया गया। तो इसी तरीके से जो स्थानीय निकाय और पंचायत है उन्होंने भी विकेंद्रीकृत प्रशासन को मजबूत किया। तो यही थे हमारे प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, ये एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द 2005 रिकमेंडेशन स्ट्रेंथनिंग एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि 2005 की जो सिफारिश थी उसने जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाया। तो ये पहले जनता केंद्रित सेवाओं, ई गवर्नेंस और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने में सफल रही है। तो स्टूडेंट इसी के परिणाम स्वरूप जो भारतीय प्रशासन है वो अधिक समावेशी, जवाबदेह और आधुनिक बन गया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया ब्राइट ब्रीफ नोट्स ऑन, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली आपका एग्जाम में आता ही आता है। तो आपको टिप्पणी लिखनी होती है। जिस तरीके से हम पे यहाँ पर 3 चीजें पूछे गई है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पब्लिक पर्सनल, इसी तरीके से नेशनल हेल्थ मिशन और डिजिटल इंडिया मिशन। तो चलिए तीनों पर टिप्पणी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पब्लिक पर्सनल, यानी कि सार्वजनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के तरीकों लेकर। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य देखें तो इनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, यानी कि प्रशासनिक दक्षता, नीति कार्यान्वयन और निर्णय क्षमता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो इसको भिन्न भिन्न मेथड के द्वारा किया जाता है। तो वे मेथड कौन से है? सबसे पहला आता है सैद्धांतिक प्रशिक्षण, जिसमें पाठ्यक्रम और प्रशासनिक सिद्धांत बताए जाते हैं। सेकंड आता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें कि फील्ड प्रशिक्षण, केस स्टडी और स्टेज इंटर्नशिप वगैरह दी जाती है। थर्ड आता है सेमिनार्स एंड वर्कशॉप, यानी कि सेमिनार और कार्यशालाएं, इनमें नई नीति और तकनीकी ज्ञान का परिचय लिया जाता है। तो ये इसके तरीके हैं। महत्व क्या है स्टूडेंट? इसका महत्व है कि जो कर्मियों की क्षमता और प्रशासनिक पारदर्शिता है वो इसके माध्यम से बढ़ाई जाती है। तो यही था हमारा सार्वजनिक कर्मियों के प्रशिक्षण के तरीके। इसके बाद सेकंड हमारा आता है नेशनल हेल्थ मिशन, जिसे हम एनएचएम भी कहते हैं या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी कहते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव है एक्सपेंड हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना। और इसके लिए मुख्य घटक है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो इनका जो की फोकस है स्टूडेंट वो है एक तरीके से मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर, पोषण पर, टीकाकरण पर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण पर। इनका इंपॉर्टेंस क्या है? इनका महत्व सामाजिक कल्याण, जीवन स्तर में सुधार लाना और सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना। तो यही था स्टूडेंट हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसके बाद थर्ड हमारा आता है डिजिटल इंडिया मिशन, जिसका जो उद्देश्य है वो है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त और ई गवर्नेंस को प्रभावी बनाना। तो इसकी मुख्य पहले अगर आप देखें ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन वितरण हो गया, डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुंच हो गई, ये भुगतान आधार और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पारदर्शिता हो गई। तो स्टूडेंट इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका महत्व है सरकारी सेवाओं को सरल, त्वरित और जनता केंद्रित बनाना। तो यही इसका महत्व था। तो यही थे हमारा डिजिटल इंडिया मिशन। तो इसी के साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 10 है वो भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिवअवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी स्टूडेंट्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिवअवे के विनर्स। तो टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।